गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कोर्स क्रिएटर पे। आज मैं ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी क्लास 12 के क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक के सभी क्वेश्चन को मैं देखूंगा। एक एक कर हम लोग देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही है। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हमें दिया गया है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहा जाता है। When offspring is formed by single parent, it is called as. ऑप्शन नंबर ए लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर बी अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर सी ए और बी दोनों बोथ ए एंड बी, और नंबर डी में है आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आइए देखा जाए कौन सा आंसर सही हो सकता है। इसमें यहाँ पे कहा गया है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा हो, यानी कि सिंगल पेरेंट द्वारा अगर किसी जीव का जन्म हो तो उसे हम क्या कहेंगे। तो हम जानते हैं कि लैंगिक जनन जो यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स जिसमें भाग लें और तब किसी इंडिविजुअल का जन्म हो, किसी जीव का जन्म हो तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन अगर किसी जीव का जन्म सिंगल पेरेंट से हो रहा है, उसमें नर या मादा नहीं मिल रहे हैं गैमेट्स, तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का संयोग नहीं हो रहा है, तो वैसी स्थिति में उसे हम अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा हो रही है, सिंगल पेरेंट द्वारा हो रही है, तो निश्चित तौर से यह अलैंगिक जनन है। बाकी जो भी ऑप्शन है हमारे गलत हैं, क्योंकि लैंगिक जनन के लिए मेल और फीमेल गैमेट का मिलना जरूरी है, यानी कि दो इंडिविजुअल्स का मिलना जरूरी है। ए और बी दोनों हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे आंतरिक निषेचन, तो निषेचन अलग प्रक्रिया हो गई, तो ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा। तो अगला प्रश्न है, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के गैमेट में यानी कि युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले ये देखें कि मनुष्य में अगर एक सामान्य मनुष्य कॉमन व्यक्ति है तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। सामान्य व्यक्ति में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। तो जितनी सामान्य स्थिति में क्रोमोसोम की संख्या होती है, युग्मकों में यानी कि गैमेट्स में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या ठीक उसकी आधी हो जाती है। तो जैसे 46 को हम लोग 2n माने तो इसका आधा जो होगा वो होगा n और n, तो यहाँ पे 23 जो होंगे 23 एग से प्राप्त होगा और 23 स्पर्म से प्राप्त होगा। तो जो गैमेट्स होते हैं वो दो प्रकार के होंगे, मेल गैमेट होगा जो कि स्पर्म होगा और फीमेल गैमेट जो कि एग होगा। तो मेल गैमेट में भी क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है और फीमेल गैमेट में भी क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है, और जब दोनों मिलते हैं तब 46 होता है, तब इंडिविजुअल का निर्माण होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 23, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन है। अगला है कि एकिडना है, एकिडना इज यूजरटरी, कनेक्टिंग लिंक या ऑसेशियन, वेस्टिजियल ऑर्गन या विलुप्तकारी, एक्सटिंक्ट लिंक या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो एकिडना एक ऐसा जीव है, मैमल है जो अंडा देता है। तो आइए हम समझें कि ये मैमल्स क्या होते हैं। मैमल्स वैसे जीवों को कहते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो दूध पिलाने वाले जीव जनरली अंडा नहीं देते, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, ये एग नहीं देते। लेकिन एकिडना एक ऐसा जीव है जो अंडा भी देता है और अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है। अंडा देने
का जो काम होता है वो रेप्टाइल्स का होता है। रेप्टाइल्स अंडे देते हैं, जैसे कि सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, या दूसरे रेप्टाइल्स हैं, वो सरीसृप जो भी हैं वो एग देते हैं और अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते। यानी कि सरीसृप अंडे देते हैं लेकिन दूध नहीं पिलाते, और मैमल्स दूध देते हैं, अंडे नहीं देते। लेकिन एकिडना एक ऐसा जीव है जो दोनों को जोड़ने का काम करता है, यानी कि सरीसृप, रेप्टाइल्स और मैमल्स यानी कि स्तनधारी दोनों जीवों का कनेक्टिंग है, लिंक है वो, क्योंकि ये अंडा भी देता है और दूध भी पिलाता है अपने बच्चों को। इसलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वो योजक कड़ी होगा। योजक कड़ी का काम करता है, कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। तो बाकी जो हमारे ऑप्शंस होंगे वो गलत होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 कि डोडो है, डोडो इज विलुप्त प्रजाति, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, संकटग्रस्त प्रजाति, इंडेंजर्ड स्पीशीज, आपत्तिग्रस्त प्रजाति, थ्रेटन्ड स्पीशीज, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डोडो क्या है। डोडो एक पक्षी था जो पाया जाता था मॉरिशस में। मॉरिशस एक छोटा सा द्वीप है जो हिंद महासागर में है। मॉरिशस की कहानियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं, आप लोग शायद जानते भी होंगे कि अंग्रेज जब यहाँ पे किसी व्यक्ति को सजा देते थे तो उन्हें काला पानी की सजा दे देते थे और उन्हें भेज देते थे बहुत दूर मॉरिशस में, जहाँ पे अपने देश से कट के वे व्यक्ति बिल्कुल अलग चले जाते थे। तो खास करके वहाँ पे सारण डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, छपरा जिला के लोगों को ही भेजा गया था मॉरिशस में, और यहाँ के लोग वहाँ पे जाके अपना घर बसा लिए। और मॉरिशस में आज भी भोजपुरी बहुत अच्छे तरीके से बोली जाती है। वहाँ के लोग भोजपुरी बहुत भोजपुरी भाषी क्षेत्र है, वो कंट्री है अब तो वहीं पे ये पक्षी हुआ करता था डोडो बहुत पहले। लेकिन धीरे धीरे इसका शिकार लोगों ने कर लिया। डोडो एक ऐसा पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था, उसका शरीर काफ़ी भारी होता था। तो धीरे धीरे शिकार के चलते या वातावरण में होने वाले परिवर्तन के चलते ये इन पक्षियों का धीरे 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 अंत हो गया और आज ये विलुप्त हो चुके हैं, हमारी दुनिया में नहीं है। तो ये डोडो क्या है, तो एक विलुप्त प्रजाति है जो आज इस दुनिया में नहीं है। बाकी जो भी ऑप्शंस हैं हमारे वो गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर? पहला है अंडाणु, दूसरा है भ्रूणकोश, तीसरा है युग्मक और चौथा है डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो आइए देखें कौन सी संरचना इसमें द्विगुणित है यानी कि डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब होता है किसी भी सेल में अगर क्रोमोसोम की संख्या दुगनी हो जाए, जितना उसमें अगर ट्वेन के रूप में क्रोमोसोम अगर उसमें उपस्थित हो तो उसे हम द्विगुणित के नाम से जानते हैं। तो अंडाणु सिर्फ अंडाणु यानी कि जो ओवम है, एग है, वो सिर्फ फीमेल में बनता है और सिर्फ फीमेल में बनने के चलते ये फीमेल गैमेट है और फीमेल गैमेट में क्रोमोसोम की संख्या सिर्फ n होगी। तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये अगुणित हो गया, हैप्लॉयड हो गया। अब दूसरा है भ्रूणकोश, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में हम लोग इसके पहले कुछ प्रश्नों में, पीछे वाले प्रश्नों में हम लोगों ने देखा था एंडोस्पर्म की संरचना के विषय में। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एंडोस्पर्म का निर्माण जो होता है वो 3n के रूप में होता है, यानी कि यहाँ पे ये त्रिगुणित होता है, जबकि यहाँ पे ये ट्रिप्लॉयड हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिप्लॉयड पूछा गया है तो ये 3n है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता।
अब आगे है जाइगोट। तो जाइगोट का निर्माण मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से होता है। तो मेल गैमेट हो गया N और फीमेल गैमेट N, जब दोनों मिल गए तो ये हो गया 2N। तो यहाँ पे युग्मक जो होगा वो सही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये द्विगुणित हो गया है, डिप्लॉयड हो गया है, और इनमें से सभी ये ऑप्शन गलत है, यानी कि हमारा सही ऑप्शन जो है वो सी है। अगला प्रश्न है 46, निम्नलिखित में से कौन जलोद्भिद है? विच वन इज हाइड्रोफाइटिक प्लांट? इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो जल में होता है? तो देखा जाए ये बहुत सिंपल है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सिंघाड़ा जो दिया गया है, हम लोग जिसको पानी फल के नाम से भी हम लोग गांव में अपने जानते हैं, तो ये पानी में ही होता है सिंघाड़ा ये, तो निश्चित तौर से ये आंसर सही है। और फिर नागफनी जो दिया गया है, तो नागफनी मरुस्थल में होने वाला प्लांट है, तो इसलिए ये सही नहीं है। शीशम भी देखिए हमारे गांव के आसपास ही होता है, और आजकल बारिश बहुत अधिक हुई है तो बहुत सारे शीशम सूख भी गए हैं, यानी कि ये तो पानी में हो नहीं सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत है, और एकेसिया भी नहीं होगा। इस तरीके से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है सिंघाड़ा। आगे क्वेश्चन है 47, शर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है? शर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। शर्टोली सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है ए टेस्टिस वृषण में, नंबर बी गर्भाशय यूटेरस में, या ओवरी अंडाशय में, या लीवर में। तो बायोलॉजी के लगभग सभी स्टूडेंट्स को ये पता होगा, जब टेस्टिस का टीएस कार्ड पढ़ते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पे शर्टोली सेल्स का हमें फिगर बनाना होता है। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए ही आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सब्जेक्टिव में भी पूछा जाए, जहाँ पे ये टेस्टिस के टीएस कार्ड का वर्णन करना होता है, तो वहाँ पे आपको दिखाना होगा शर्टोली सेल्स को। शर्टोली सेल्स हमारे स्पर्म के आकार को निर्धारित करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो स्पर्म्स होते हैं वो लंबे होते हैं आकार में, तो इन स्पर्म्स का जो आकार निर्धारित जो किया जाता है वो शर्टोली सेल्स के द्वारा ही किया जाता है। तो निश्चित तौर से हमारा जो आंसर होगा वो टेस्टिस होगा, वृषण होगा, गर्भाशय बिल्कुल आंसर नहीं होगा, अंडाशय भी नहीं होगा, और यकृत भी नहीं होगा। आगे है मानव नर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो हमें पता है कि मनुष्य में अगर कॉमन मैन है तो उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। यदि नर है तब भी या मादा है तब भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर मादा है तो उसमें हो जाएगा 44 प्लस XX, ये मादा में क्रोमोसोम की संख्या है, जिसमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पे 44 ऑटोसोम्स और XX जो है वो सेक्स क्रोमोसोम जो मादा को निर्धारित करता है, और नर में 44 प्लस XY होता है, XY। तो यहाँ पर भी 44, 45, 46, 46 ही होंगे क्रोमोसोम, और यहाँ पर भी देख लीजिए 44, 45 और 46 यानी 46 ही होंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि नर में क्या होता है, तो ये नर की संरचना है क्रोमोसोम की। तो देखें कि 44 प्लस XY हमारे ऑप्शन में कहाँ है, तो ये दिया है 44XX, जो कि फीमेल में ऐसा होता है, तो इसलिए तो होगा नहीं। 44 प्लस XY यहाँ पे है मेल का, तो ये सही है हमारा। और ये 46 प्लस XY तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य का जो पूरा क्रोमोसोम ही 46 होता है, और 46 में XY ये अधिक हो गया, तो ये संभव नहीं है, और ये भी संभव नहीं है। यानी कि हमारा जो सही ऑप्शन है वो है 44 प्लस XX, जो कि 44 प्लस XY, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 49 जो हमें दिया गया है वो है गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? राइनो सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अब हमारे पास ऑप्शन है असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश,
और ऑल ऑफ दिस। तो हमें पता है कि गेंडा काजीरंगा अभयारण्य में संरक्षित हैं हमारे देश में। तो ये काजीरंगा जो अभयारण्य है ये कहाँ है? असम में है। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो असम होगा, बाकी ऑप्शन गलत होंगे। ये काजीरंगा नेशनल पार्क है जो असम में स्थित है। यहाँ पे गेंडा को संरक्षित रखा गया है। अगला आज का 50वां और अंतिम प्रश्न है, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? व्हाट डज ओपेरॉन मॉडल रिप्रेजेंट? यहाँ पे पहला जीन का संश्लेषण, जीन सिंथेसिस, नंबर बी जीन का एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन, जीन का रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन और जीन का फंक्शन, जीन फंक्शन। इसमें से कौन सा काम ओपेरॉन मॉडल के द्वारा किया जाता है? हम लोगों ने पीछे के प्रश्न संख्या 21 में भी ओपेरॉन मॉडल के विषय में पढ़ा था और वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ओपेरॉन का काम होता है डीएनए में के फंक्शन को नियंत्रित करना, यानी रेगुलेट करना। तो हमारा ऑप्शन इसमें देखें कि रेगुलेट करना कहाँ पे है? तो सी नंबर ऑप्शन है। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो जीन का रेगुलेशन। तो ये बाकी सब ऑप्शंस हमारे गलत होंगे। तो आशा है आज के क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं हम नए वीडियो में अगले 10 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।